नमस्कार। आज हम जो 10वीं क्लास का स्विक्स का पहला चैप्टर है उसका हम दूसरा भाग करने जा रहे हैं। पहला भाग हम कर चुके हैं। लेसन का नाम था सत्ता का बंटवारा या शक्तियों का बंटवारा या पावर शेयरिंग। उसका वीडियो हम एक पहले बना चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि पावर शेयरिंग क्या होता है और उसकी नीड क्यों होती है, आवश्यकता क्यों होती है। और तीसरी बात हमने बताई थी कि जो पावर शेयरिंग के फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया। और ये भी बताया था कि आने वाले वीडियो में हम जो बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग सिस्टम है और जो श्रीलंका का सिस्टम पावर शेयरिंग सिस्टम है उसमें हम देखेंगे कि बेल्जियम में किस प्रकार लोगों को फायदा हो रहा है या हुआ और श्रीलंका में किस प्रकार लोगों को नुकसान हुआ पावर शेयरिंग ना करने की वजह से। तो इस वीडियो में हम जो बेल्जियम का सिस्टम है पावर शेयरिंग का उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बेल्जियम को समझना होगा। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। अगर देखें तो लगभग हरियाणा से भी कम है उसका एरिया। अगर इसके आसपास की हम स्थिति को देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस एरिया में इसके उत्तर में लगभग नीदरलैंड देश है, नीदरलैंड है। जिसको आपको पता है हॉलैंड भी कहा जाता है। नीदरलैंड। और इस तरफ यहां पर फ्रांस है। इस एरिया में ये वाला एरिया फ्रांस का है। और यहां पर छोटा सा देश है लुक्समबर्ग। और ये जो एरिया है इस तरफ का ये जर्मनी है। यानी इन चार देशों के बीच में बेल्जियम है, एक तरफ नीदरलैंड है, जर्मनी है, लुक्समबर्ग है और फ्रांस है। अब यहां पर क्या है कि यहां की जो पावर शेयरिंग की हम बात करेंगे उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये जो बेल्जियम है वहां पर कौन कौन से एरिया हैं और कौन कौन से वर्ग वहां पर रहते हैं, यानी कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो अगर आप ये ग्रीन वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसका उत्तर वाला भाग, ये जो एरिया है वो फ्लेमिश कहलाता है। और यहां पर डच स्पीकिंग लोग रहते हैं जो लगभग यहां 59% है। 59% जो है बेल्जियम में डच लोग रहते हैं। और डच क्योंकि आपको पता है कि नीदरलैंड है, नीदरलैंड में भी जो है भाषा वही बोली जाती है। तो इस प्रकार उसी को ध्यान में रखते हुए आप देखते हैं कि उत्तर में नीदरलैंड है और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर डच लोगों का प्रभाव ज़्यादा है। और यहाँ पर ये जो रेड वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वो भाग है जिसको वैलूनिया या वैलून के नाम से जाना जाता है। और ये जो भाषा यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग है, यानी फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग करते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरफ फ्रांस है, यानी फ्रांस के साथ लगता है एरिया फ्रांसीसी भाषा बोलता है। नीदरलैंड के साथ लगता जो एरिया है वो डच भाषा बोलता है, क्योंकि नीदरलैंड में भी यही भाषा बोली जाती है। ये अगर हम 59 की बात कर रहे थे यानी 59% है। और यहाँ पर जो फ्रांस है फ्रांसीसी है वो 40% है, 40%। और कुल मिलाकर के देखें तो अभी 1% की कमी है। ये जो ब्लैक वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला जो है 1% जो एरिया है कह सकते हैं। यहाँ पर 1% जर्मन लोग या जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इस प्रकार अगर हम बात करें कि इसके मुख्य रूप से दो प्रमुख भाग हैं, फ्लेमिश एरिया, एक पहला एरिया फ्लेमिश एरिया है और दूसरा जो है वो वैलूनिया है, जहां पर फ्लेमिश में कह सकते हैं डच भाषा बोलने वाले लगभग 59% लोग रहते हैं। और ये जो वैलूनिया है वहां पर फ्रांसीसी बोलने वाले 40% लोग हैं। और यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है यहाँ पर 1% बोलने वाले जो लोग हैं वो जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ब्लू वाला जो हिस्सा है ये इसकी कैपिटल है, बेल्जियम की राजधानी है, कैपिटल है ब्रुसेल्स।
अब यहाँ पे स्थिति बिल्कुल उलट है, यानी यहाँ जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, यहाँ पर हमने बोला था कि यहाँ पे डच ज्यादा बोल रहे हैं बेल्जियम में और फ्रांसीसी कम है। लेकिन अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें, ब्रसेल्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर 80% जो लोग हैं, 80% लोग, 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग है, और बाकी का जो 20% है वो डच बोलते हैं। यानी पूरे बेल्जियम में, अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करें तो डच स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ उसकी कैपिटल की बात करें तो वो सिर्फ वहां पर 20% है, जबकि 80% फ्रांसीसी है। अब इस बात को लेकर के, क्योंकि डच कहते हैं कि हमारी संख्या ज्यादा है पूरे बेल्जियम में, तो इसलिए हमारा अधिकार होना चाहिए, हम जैसा चाहेंगे वैसा होना चाहिए। और बेल्जियम में ये जो ब्रसेल्स है वहां पर फ्रांसीसियों की संख्या ज्यादा होने से या फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो अपना प्रभाव यहाँ पर जमा करके रखना चाहते थे। उसको लेकर के कई बार 1950 और 1960 के बीच में कई प्रकार के उनके बीच में टकराव पैदा हुए, और जिससे वहां पर बेल्जियम में पूरी की पूरी अराजकता, अशांति, अस्थिरता, पॉलिटिकल कह सकते हैं स्टेबिलिटी नहीं रही। लेकिन लोग समझदार थे, उन्होंने सोचा कि ऐसे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, इसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो सोशल डेवलपमेंट है, जो एजुकेशन डेवलपमेंट है, जितने भी प्रकार के डेवलपमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे नष्ट हो जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। तो इन लोगों ने बैठ करके एक समझौता किया, अपने संविधान में 4 बार चेंजेस किए, 4 बार चेंजेस किए, 4 बार अपने संविधान को उन्होंने अमेंडमेंट किया उसमें, और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने अपने संविधान में इस ढंग से परिवर्तन किया कि फ्रांसीसी और डच भाषा बोलने वाले दोनों ही वर्गों को पूरा वहां पर मौका मिले अपने अपने जो हित हैं उनको रक्षित करने का या सुरक्षित करने का, और साथ में जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों को भी। अब उन्होंने क्या किया, पहली बात उन्होंने क्या की कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पूरे देश के जो सरकार कानून बनाती है, उसने क्या किया कि बेशक यहां पर फ्रांसीसी कम है, पूरे बेल्जियम में सिर्फ 40% है, और यहां पर 60% के आसपास 1% कम, यानी 59% वो जो है डच बोलने वाले हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी मिनिस्टर बनाए वो बराबर के रखे, यानी ये नहीं था कि यहां पर 40% वो है तो 60 है, तो उन्होंने 2/5 3 के हिसाब से या 2/5 के हिसाब से हिसाब करना था, नहीं, उन्होंने बराबर का, अगर वहां पर 20 मंत्री अगर हम कहें डच भाषा बोलने वाले बनाए उस गवर्नमेंट में, डच भाषा बोलने वाले मिनिस्टर, और इसी प्रकार 20 मंत्री जो फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग थे, और उसी के अनुपात में, क्योंकि मुख्य तो यही है कि डच और फ्रांसीसी ज्यादा है, तो इन दोनों ने क्या किया, अपने केंद्रीय सरकार में मंत्रियों की संख्या बराबर रखी। अब दूसरी जगह क्या किया उन्होंने कि यहां पर आप देखें, यहां पर जो ब्रसेल्स था, यहां पर फ्रांसीसी बोलने वाले ज्यादा हैं, और यहां पर जो है डच बोलने वाले बहुत कम है, 20% है। दूसरा गवर्नमेंट में, यहां कॉन्स्टिट्यूशन में क्या परिवर्तन किया कि यहां पर भी एक सरकार है, अपनी ब्रसेल्स की, अपनी जो इसका जो कैपिटल है ब्रसेल्स, वहां पर भी एक छोटी सी सरकार है अपने शहर के लिए, वहां पर भी 80% फ्रांसीसी होने के बावजूद भी बराबर का ही अधिकार दिया गया वहां की सरकार को भी, यानी डच बोलने वाले भी उतने मंत्री और फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले भी उतने ही मंत्री थे। अब कई लोगों ने विरोध किया कि यहां पे तो 80% फ्रांसीसी हैं, तो डच लोगों को इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, इतना प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया। तो ये बात आई कि यहां पर पूरे बेल्जियम की सरकार की अगर हम बात करें तो वहां पर भी तो केवल 40% फ्रांसीसी थे, तो वहां पर जो 60% डच वाले लोग थे उन्होंने भी तो अपना बराबर का ही रखा है, यानी ज्यादा आबादी या ज्यादा भाषा बोलने वाले लोगों को भी बराबर का जब प्रतिनिधित्व मिला है, तो फिर हमें किस प्रकार का ऐतराज होना चाहिए। यानी 2 परिवर्तन ये हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर का जो मंत्री थे वो बराबर के रखे गए, एक जैसी जो
डच और फ्रांसीसी भाषा बोलते थे। अब इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या परिवर्तन किया कि अगर फ्रेंच गवर्नमेंट या फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का जो या मंत्रियों का जो समूह था कोई भी कानून पास करता था, अगर डच भाषा बोलने वाले मंत्री अगर उसको नहीं मानना चाहते तो उसको मना कर सकते थे और वो कानून नहीं बनेगा। यानी दोनों की सहमति बहुत जरूरी है। ये नहीं कि फ्रांसीसी ने कहा कि ऐसा होगा, अगर डच ने कहा नहीं होगा तो नहीं होगा। यानी एक प्रकार से वो वहां पर वीटो कर सकते हैं एक दूसरे के कानून को, अगर उनको लगता है कि वो गलत है। तो इस प्रकार दोनों की सहमति से ही वहां पर कानून बनेगा। दूसरी हमने बात कर ली है कि वहां पर जो ब्रिसेल्स है या कह सकते हैं बेल्जियम की जो कैपिटल है, राजधानी है, वहां की भी एक शहर में एक सरकार है, वहां पर भी दोनों को ही प्रतिनिधित्व बराबर का मिला हुआ है, बेशक किसी की संख्या कम है या ज्यादा है। अब तीसरा काम क्या किया गया, यहाँ पर स्टेट भी है, जैसे भारत में स्टेट है, वहां पर एक स्टेट गवर्नमेंट भी बनाई गई है, यानी अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट। और वहां पर क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, अधीनस्थ नहीं है, उसको कुछ अलग से शक्तियां दी गई है और वो अपनी शक्तियों का अपने ढंग से निर्वाह करती है। उसको किसी के बीच में रोक टोक करने का किसी को दखल अंदाजी नहीं कर सकता कोई भी। तो तीसरी बात ये होगी उनके संविधान में। चौथी बात क्या हुई कि जितने भी ये चाहे वो जर्मन है, चाहे वो डच है या फिर फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने उनके लिए पूरे देश में सबसे नीचे के स्तर पर कम्युनिटी गवर्नमेंट या सामुदायिक सरकार बना दी गई है, ताकि हर वर्ग के लोग अपने अपने वर्ग के संरक्षण के लिए, अपने वर्ग के हितों के लिए, उनकी भाषा के अपने विकास के लिए वो अपनी अपनी सरकार को, सामुदायिक सरकार को, कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुन सके जो उनके हितों का प्रतिनिधित्व कर सके। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहां पर पावर शेयरिंग हुई है। बेशक यहां पर उससे क्या हो रहा है कि डच ज्यादा है, फ्रांसीसी कम है, लेकिन पावर शेयरिंग इस ढंग से की है कि सब लोगों को वहां पर प्रतिनिधित्व मिला है। और उसके क्या फायदे हुए आप देखें कि वहां पर किसी प्रकार की अशांति नहीं रहती है, वहां पर हमेशा शांति बनी रहती है, वहां पर हर तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो एजुकेशनल है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे किसी भी कल्चर को लेकर के कोई भी चीज है, वो सभी का डेवलपमेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी वहां पर वर्ग हैं उन सबको सरकार में बराबर का प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो देख रहे हैं हम कि सत्ता का बंटवारा जब बराबर ढंग से किया जाता है, इक्वल रूप से किया जाता है, तो सबको फायदा होता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन जब बनी तो उसने अपना जो हेडक्वार्टर था, अपना जो मुख्यालय था, वो ब्रिसेल्स में बनाया। ब्रिसेल्स एक प्रकार से उदाहरण ही था, क्योंकि वो बेल्जियम की राजधानी है। और बेल्जियम में कितना अच्छा उदाहरण पेश किया वहां के फ्रांसीसी और डच ने और जर्मन के लोगों ने, और उसी बात को उदाहरण रखते हुए ताकि यहां से सीख लेकर के यूरोप के अंदर भी पूरी शांति स्थापित की जा सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम कि श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग था उन्होंने किस प्रकार अच्छे ढंग से उसको नहीं किया, जिसकी वजह से श्रीलंका को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। इसी के साथ धन्यवाद।